हाँ जी, वेलकम। एंड आज हम शुरू करने वाले हैं फ्लावरिंग प्लांट, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, और ट्वेल्थ में इसका एक तीसरा पार्ट आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बेसिकली एंजियोस्पर्म्स को हम फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं और इसके 3 चैप्टर अपने सिलेबस में है नीट के हिसाब से। मॉर्फोलॉजी भी पढ़नी है, एनाटॉमी भी पढ़नी है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें कैसे होता है वो भी पढ़ना है। मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी क्लास 11th की यूनिट 2 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल में दे रखी है। और जो तीसरा चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो रिप्रोडक्शन यूनिट जो क्लास 12th की पहली यूनिट और आपकी एंटायर बायोलॉजी की छठी यूनिट है, वहां पर आपको दे रखा है। तो पार्ट पार्ट करके इसको पढ़ेंगे, बहुत जल्दी निपटाने की कोशिश करोगे तो ये चैप्टर आपको निपटा देगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। तो हमें यहाँ पर इसको ध्यान से डेवलप करना पड़ेगा, लेकिन इतना भी ध्यान से नहीं कि बहुत ज्यादा टाइम हम इसमें वेस्ट करें। सिंपल चैप्टर है, बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करके चलोगे तो बहुत मिनटों में चैप्टर हो जाने वाला है। फैमिलीज की चिंता मत करना, फैमिलीज से ज्यादा क्वेश्चन इसके फैमिलीज के जो पहले पार्ट गिवन है उससे आता है, तो उस पार्ट पे ज्यादा फोकस करना। फैमिलीज पे फोकस लास्ट में हल्का फुल्का करके भी चल जाएगा, फैमिलीज के पहले के पार्ट में एंटायरली फोकस होकर देखना, क्योंकि अगर वो पार्ट आ गया तो फैमिलीज का पार्ट ऑब्वियसली आ जाएगा। तो हम पहले टारगेट में इसको डिवाइड करके चल रहे हैं इस चैप्टर को। टारगेट वाले रूट को समझना, रीजंस ऑफ रूट एंड मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, इन दोनों चीजों को समझना, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसकी मॉर्फोलॉजी को समझ रहे हैं। मॉर्फोलॉजी मतलब आपको पता होगा, एक्सटर्नल अपीयरेंस को हम क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजी कहते हैं। यानी कि एक प्लांट बाहर से कैसा दिखता है। और जो फ्लावरिंग प्लांट है हमारे, यानी कि ऐसे प्लांट जिनमें फ्लावर होते हैं, तो उनको हम जब बाहर से देखते हैं तो वो कैसे दिखते हैं, बेसिकली वो हमको यहाँ पर पढ़ना है। तो पहले हम रूट की बात करते हैं। भाई जब मैंने कोई बीज आपका जमीन में बोया, ये मैंने क्या लगा दिया, बीज लगा दिया, तो मैंने क्या देखा कि कुछ समय बाद ये जो बीज था इसका एक हिस्सा ऊपर को बढ़ा और एक हिस्सा नीचे को बढ़ा, है ना। ये मैंने सीड को बोया और सीड से ये सीडलिंग बन गया। बेसिकली हमारी सीड क्या कर गई, कुछ टाइम बाद जर्मिनेट कर गई। अब देखो सीड में जो वाटर कंटेंट होता है वो 10 से 15% ही होता है सीड में। ये आपके एनसीईआरटी का डेटा है, तो आप इसको स्किप ना करें, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको एनसीईआरटी में आप जब डेप्थ से पढ़ोगे तो ये डेटा मिलेगा। मैं एनसीईआरटी के बाहर का डेटा वैसे भी नहीं बताता हूं, तो मेरा बताया हुआ डेटा कृपया करके स्किप करने की कोशिश ना करें। सीड में सिर्फ 10 से 15% वाटर कंटेंट होता है और इस कारण ये डोरमेंट होती है। देयरफॉर सीड क्या होती है, डोरमेंट होती है, यानी कि ये इनएक्टिव होती है, डोरमेंसी पीरियड में होती है, एक्टिवली मेटाबॉलिज्म इन सब कामों को परफॉर्म नहीं कर रही होती है। लेकिन जब आपने इस सीड में वाटर दिया, क्योंकि वाटर कंटेंट इसमें कम था, लेकिन अगर आपने इसको वाटर प्रोवाइड कराया तो सीड जर्मिनेट करेगी। और जर्मिनेट करेगी तो दो चीजें ये बनाती हैं, एक जो ऊपर का सिस्टम बनाएगा, जो ऊपर सीड से जो ऊपर को पार्ट अराइज करेगा, शूट सिस्टम जो बनाएगा, उसको हम बोलते हैं प्लिम्यूल, और जो नीचे रूट सिस्टम बनाएगा उसको हम बोलते हैं रेडिकल। तो सीड के दो हिस्से हमने अब कर दिए। जो फ्यूचर शूट है, यानी कि जो आगे चल के शूट बनाएगा, उसको हम बोल रहे हैं प्लिम्यूल। और जो फ्यूचर रूट है, आर फॉर रूट, आर फॉर रेडिकल। आप रूट को पकड़ो बस, शूट वाला अपने आप याद हो जाएगा। और जो फ्यूचर रूट है वो हमारा क्या है, रेडिकल है। एक और स्टेप आगे चलते हैं। तो ये जो पौधा है ये बड़ा होने लग गया और इसने क्या बना दिया, शूट बना दी। और सेम तरीके से इसने नीचे जो रेडिकल था हमारा, उसने रूट बना दी। तो शूट के टिप में जो सेल मिलते हैं उनको हम बोलते हैं स्टेम सेल्स या शूट एपिकल मेरिस्टम के सेल्स। इन सेल्स की खास बात क्या है, ये सेल नीचे को ऐड करते हुए अपनी ग्रोथ ऊपर को करेगा, ये सेल नीचे को ऐड करते जाएगा।
और नीचे रूट के यहाँ पर जो हमें सेल्स मिलते हैं उनको हम बोलते हैं रैम, रूट एपिकल मेरिस्टम के सेल। लेकिन ये सेल ऊपर को ऐड करते हुए रूट की लेंथ को बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, तो जो हमारी रूट है बेसिकली, अब ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, अब ये क्या है, रूट है। तो ये रूट अराइज किससे करी, रेडिकल से करी। क्या आपको दिख रहा है, ये रूट अराइज किससे करी, रेडिकल से करी। तो आप लिख सकते हो इस पॉइंट को, नॉर्मल रूट्स अराइजेस फ्रॉम रेडिकल। ठीक है, रूट अराइजिंग फ्रॉम पार्ट्स अदर देन रेडिकल is termed as adventitious root। और ऐसी रूट जो रेडिकल के अलावा किसी भी पार्ट से आए, रेडिकल के अलावा किसी भी पार्ट से आए, चाहे पत्ते से आए, चाहे टहनी से आए, चाहे कहीं से भी आए, उसको हम एडवेंटिशियस रूट कहते हैं, जो अदर देन रेडिकल से अराइज करती है, जो अदर देन रेडिकल से अराइज करती है। ठीक ना भाई। तो ये कुछ चीजें हैं यहाँ पर जो हमें क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो रूट हमारे पास बेसिकली होती हैं 3 प्रकार की। 2 तो नॉर्मल रेडिकल से ही अराइज करती हैं। ठीक है, समझेंगे। टाइप्स ऑफ रूट्स, कितने प्रकार की रूट होती है। पहली जो रूट हमारे पास होती है वो होती है टैप रूट। क्या होती है, टैप रूट। टैप रूट क्या होती है भाई, इस तरीके की जो एक सिंगल और लंबी रूट होती है, इसको हम बोलते हैं टैप रूट। कुछ इस तरीके से है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, टैप रूट बोलते हैं। और टैप रूट मिलती किसमें है, इसका एग्जांपल क्या है सर, टैप रूट मिलती है आपको जनरली डाइकॉट्स में। एक एग्जांपल आपके सिलेबस में जहां तक है वो है मस्टर्ड, सरसों में आपकी टैप रूट मिलेगी क्योंकि ये डाइकॉट है। दूसरी रूट होती है फाइबरस रूट। सर ठीक है, टैप रूट अराइज कहां से हो रही है, रेडिकल से अराइज हो रही है। टैप रूट अराइज फ्रॉम रेडिकल, कोई नहीं बांटेंगे। फाइबरस रूट रेडिकल से ऐसे आप डायरेक्टली नहीं कहो कि अराइज हो रही है। फाइबरस रूट में होता क्या है जरा आप समझना, टैप रूट ही बनती है भाई। फाइबरस रूट में टैप रूट ही बनती है, लेकिन ये टैप रूट रिप्लेस हो जाती है, रिप्लेस्ड बाई मैनी स्मॉल स्मॉल फाइबर्स, है ना। तो फाइबरस रूट के बनने में क्या हो रहा है कि टैप रूट इज रिप्लेस्ड बाय मैनी फाइबर्स, रिप्लेस हो जा रही है टैप रूट बस। अब इसका एग्जांपल क्या है फाइबरस रूट का, फाइबरस रूट आपको देखने को मिलती है मोनोकॉट्स में। तो ये एक पहचान भी है मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स की। इसका एग्जांपल आपका सिलेबस में हो जाएगा वीट। वैसे तो मोनोकॉट आपको पहचानने आने चाहिए, है ना। तो ये टैप रूट और ये हुई फाइबरस रूट। एक तीसरी प्रकार की और होती है रूट, जिसको हम क्या बोलते हैं, एडवेंटिशियस रूट।
क्या होती है एडवेंटिशियस रूट? अराइजिंग फ्रॉम पार्ट अदर देन रेडिकल। ये हम लिख चुके हैं क्या डेफिनेशन? बिल्कुल लिख चुके हैं। एडवेंटिशियस रूट के एग्जाम्पल आप ध्यान में रखेंगे, ग्रासेस जो घासेस होती हैं, मॉन्स्टेरा एंड बनियन ट्री। ग्रासेस, मॉन्स्टेरा एंड बनियन ट्री, ये आपके क्या है? एडवेंटिशियस रूट के एग्जाम्पल हैं। तो देख लीजिए, ठीक है ना भाई? यहां तक ये सारी चीजें हमारी बेसिक बेसिक कुछ थी जो हमको आनी चाहिए थी। आगे हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ रूट, हमने कवर अप कर लिया। बस आपको जितना यहाँ पर बताया है उतना आना चाहिए, तो आपका काम बन जाएगा। टाइप्स ऑफ रूट के बाद आता है मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट। टाइप्स ऑफ रूट के बाद क्या आता है? मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, देखो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट आपको तब समझ में आएंगे जब आपको रूट के फंक्शन आएंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ये आपको अभी समझ में आ जाएगा। फंक्शंस ऑफ रूट, भाई रूट का काम क्या होगा किसी भी पौधे में? सर पहला तो सबसे नॉर्मल काम है, आपको भी पता है, वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन। तो पहला काम तो हर कोई जानता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ये तो बहुत ही इजी हो गया सर। दूसरा काम, दूसरा क्या? रूट प्लांट को जकड़ के रखती है जमीन के साथ, है ना? तो हम कहेंगे एनकरेजमेंट, यानी कि जोड़ के रखना, ऑफ प्लांट टू सॉइल। अगर रूट ना हो तो प्लांट गिर जाएगा, वो चिपके नहीं रहेगा, जकड़े नहीं रहेगा। तीसरा यूज मैं मानता हूं आपको नहीं पता होगा, है ना? ये नहीं पता हो सकता, ये दो तो आपको कॉमन सेंस से भी बताऊंगे, ठीक है? तो इनको याद भी नहीं करना, ठीक है ना? ये कॉमन सेंस से भी बताऊंगे। तीसरा आप देखो, रूट सिंथेसाइज करती है पीजीआर। पीजीआर बोले तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को सिंथेसाइज करती है रूट। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को सिंथेसाइज करती है रूट। और चौथा काम जो है वो भी रूट कभी कभी कर लेती है या करती ही है अमूमन, स्टोरेज ऑफ फूड। तो ये आप देखो हमने ये लिखा क्यों? आप देखो हमने ये लिखा क्यों? कहा क्या भाई मार्कर? हाँ, these are the normal functions performed by root. Deviation from any of these functions or performing just a minute। हाँ भाई, कहाँ पर थे हम? वीडियो चल रही है कि नहीं चल रही? बिल्कुल चल रही है। So normal functions performed by root, deviation from any of these functions or performing new functions will be regarded or
कंसीडर्ड एज अ मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। अगर इन फंक्शन से हटके रूट कुछ काम करती है तो उसको हम मॉडिफिकेशन ऑफ रूट कहेंगे। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट कहेंगे। सर अब रूट का मॉडिफिकेशन, रूट का जो मॉडिफिकेशन है वो किन किन तरीकों से हो सकता है, वो किन किन तरीकों से हो सकता है, आइए बात कर लेंगे इनकी भी हम बात कर लेंगे। और इसके बाद का जो आर्टिकल भाई हम उठाएंगे वो है आपका स्टेम, ठीक है ना, इनकी भी हम बात कर लेंगे। तो मॉडिफिकेशन पढ़ते हैं एक एक करके रूट के। तो मॉडिफिकेशन में पहला मॉडिफिकेशन है मॉडिफिकेशन। अब यहां पर भी थोड़ा सा कंफ्यूजन जनरेट हो जाता है, कहां पर होता है बताता हूं। मॉडिफिकेशन फॉर स्टोरेज, स्टोरेज के लिए मॉडिफिकेशन। भाई ये कैसे होना है जरा आप समझ रहे। सर अभी तो आपने लिखा कि रूट स्टोरेज का काम करती तो है, तो ये तो नॉर्मल फंक्शन में आएगा भाई, लेकिन यहां पर क्या होता है, रूट स्टोरेज करते करते फूल जाती है, रूट स्टोरेज करते करते फूल जाती है, अपना नॉर्मल शेप ही चेंज कर देती है, शेप ही चेंज कर देती है और प्राइमरीली स्टोरेज का ही फंक्शन करती है, बाकी फंक्शनों से कहीं ज्यादा स्टोरेज का फंक्शन करती है। तो इसको भी हम एज एन मॉडिफिकेशन मान के चलते हैं। हालांकि रूट इतना खाना स्टोर नहीं करती कि पूरे प्लांट को वो सरवाइव कराए, वो अपने लिए स्टोर करेगी ना भाई खाना, लेकिन यहां पर वो बहुत ज्यादा खाना स्टोर करती है रूट, तो इसलिए हम इसको एज एन मॉडिफिकेशन कंसिडर कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, रूट गेट्स स्वलन, फूल जाएगी, रूट गेट्स स्वलन, रूट फूल जाएगी। अब ये स्टोरेज आपका भाई बहुत जगहों पर आपको देखने को मिल सकता है। स्टोरेज के लिए जो मॉडिफिकेशन है वो आपको टैप रूट में भी देखने को मिल सकता है। टैप रूट में कहा सर, एग्जांपल ले लो, कैरेट, गाजर खाया है कभी, कितनी मोटी होती है उसका, है ना, जो खाते हो गाजर में वो रोटी तो है उसकी, वो रोटी तो है। ऐसे ही सलजम, टर्निप की भी हम रोटी खाते हैं, तो कैरेट एंड टर्निप। फाइब्रस रूट में भी, फाइब्रस रूट में भी आपका क्या ये मॉडिफिकेशन पॉसिबल है, पहले तो ये बताओ, क्या फाइब्रस रूट में कभी ऐसा हो सकता है कि तुमने देखा भाई फाइबर रूट फूल गई है और वो मॉडिफिकेशन का काम कर रही है, क्या ऐसा देखा क्या तुमने? सर ऐसा कैसे हो सकता है, फाइबर बन गया ना, तो फाइबर मतलब पतले पतले फाइबर बन गए, तो क्या फाइब्रस रूट ये स्टोरेज कर सकती है किसी चीज की? नहीं, स्टोरेज वो रूट करेगी जो मोटी बन सके, तो फाइब्रस रूट तो नहीं कर सकती। बात करते हैं तीसरी रूट की, एडवेंटिशियस रूट की। हाँ ये कर सकती है, एडवेंटिशियस रूट मॉडिफिकेशन फॉर स्टोरेज शो करती हैं, जस्ट लाइक इन स्वीट पोटैटो, शकरकंदी जिसको आप कहते हो, एंड एस्पैरेगस, एंड एस्पैरेगस। तो ये हमारे रूट के मॉडिफिकेशन है फॉर स्टोरेज, ये हमारे रूट के मॉडिफिकेशन है फॉर स्टोरेज। इतना ही नहीं, अभी और सुनिए, ये जो मॉडिफिकेशन है ये सपोर्ट के लिए भी शो कर सकते हैं। मॉडिफिकेशन फॉर सपोर्ट, मॉडिफिकेशन फॉर सपोर्ट, सपोर्ट के लिए भी ये मॉडिफिकेशन को शो कर सकते हैं। इसमें आपके पास तीन ही एग्जांपल हैं। इसमें जैसे एक एग्जांपल है आपके पास प्रॉप रूट्स, प्रॉप रूट्स ये किसमें देखने को मिलती है? बनियन ट्री में, है ना। इस तरीके से एक बढ़िया बरगद का जो पेड़ है अगर आपने देखा है तो उसमें यहां से कुछ इस तरीके से सपोर्ट्स निकले रहते हैं, तो ये प्रॉप रूट्स हैं। ये क्या है? प्रॉप रूट्स है। दूसरा एग्जांपल देखो, स्टिल्ट रूट्स। स्टिल्ट रूट्स किसमें देखने को मिलती हैं सर? एग्जांपल शुगर केन, गन्ने में, एंड मेज, मक्के में। अच्छा, स्टिल्ट रूट क्या है? दे अराइज फ्रॉम लोअर नोड्स,
मान लेते हैं ये हमारा एक गन्ना है, ठीक है, ऐसे ऊपर को बढ़ रखा है, तो ये इसका लोअर नोड है, तो यहां से कुछ इस तरीके से सपोर्ट के लिए रूट्स निकले होती हैं, इनको हम बोलते हैं स्टिल्ट रूट्स। और तीसरी जो रूट्स हैं वो होती हैं न्यूमेटोफोर्स। न्यूमेटोफोर्स किसमें देखने को मिलती हैं? राइजोफोरा में। राइजोफोरा में क्यों होती हैं? राइजोफोरा में इस तरीके से निकले रहती हैं ताकि ये अपनी ऑक्सीजन ले पाए। भाई राइजोफोरा है जो है हमारा प्लांट, ये स्वैम्पी एरियाज में मिलता है। स्वैम्पी एरियाज या मार्शी एरियाज बोलते हैं, दलदलीय क्षेत्र जहां पर मिट्टी वाली जो है, पानी और मिट्टी आपस में एकदम मिल जैसे चुके होते हैं। तो स्वैम्पी एरियाज में मिलता है तो रूट प्रॉपर ऑक्सीजन ले नहीं पाती है, तो इसलिए राइजोफोरा क्या करता है कि उस दलदली एरिया से, नीचे पर दलदल होती है यहाँ पर, दलदली एरिया से ऊपर कुछ स्ट्रक्चर निकालता है जिनको न्यूमेटोफोर्स कहते हैं। जैसे ये एक न्यूमेटोफोर है, तो ये इसको गैसियस एक्सचेंज में फिर हेल्प करता है ना। तो न्यूमेटोफोर है, उसकी रूट जो है वो बाहर निकल जाती है स्वैम्पी एरिया से। तो ये बेसिकली हमारे मॉडिफिकेशन है रूट के। ठीक भाई, चलिए 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 चलिए। अब हमें एक आर्टिकल जो लास्ट यहां से बचता है हमारा, वो है रीजन्स ऑफ रूट, कि रूट के कितने रीजन्स होते हैं। दूसरा टॉपिक था ये आज का, रीजन्स ऑफ रूट। देखो रूट के रीजन समझना बहुत ही आसान है मेरे भाई, बहुत ही आसान है। ये हमने हमारा मान लिया ये सॉइल लेवल है, ये हमारा ग्राउंड लेवल है, ये ग्राउंड है, और इस ग्राउंड से नीचे आपका क्या निकला हुआ है? एक रूट निकली हुई है। इस रूट के टिप में यहां पर, क्योंकि रूट की लेंथ बढ़ानी है, तो कौन से सेल होंगे? मेरिस्टेमेटिक सेल होंगे। तो यहां पर हम बोलते हैं सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, है ना, जो डिवाइड करते रहेंगे और इस रूट की लेंथ को बढ़ाते रहेंगे, और इस रूट की लेंथ को बढ़ाते रहेंगे। अब ताकि रूट, भाई यहाँ पर बड़ी कच्ची रूट होगी, क्योंकि बढ़ते जा रही है तो नई नई रूट बनी होगी, उसको चोट ना लग जाए, या वो रूट पता चला फिर बढ़नी बंद हो गई, तो इसलिए रूट का प्रोटेक्शन भी होता है। ये देखो, ये क्या है? ये है हमारा रूट कैप। रूट कैप एनसीईआरटी लिखती है कि इट इज अ थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर, थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर, थिम्बल के जैसा दिखने वाला ये स्ट्रक्चर है, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ रूट, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ रूट। अब भाई क्योंकि यहां पर सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी है, तो इससे पहले के जो सेल्स हैं, इससे पहले की जो सेल्स हैं, यहां पर ये नई नई रूट यहां पर भी नई नई रूट ही बनी है ना। अब मेरिस्टेमेटिक सेल टिप में होते हैं, तो इसके पहले का जो रीजन है इसको बोला जाता है रीजन ऑफ इलोंगेशन, क्योंकि ये रीजन बन तो गया है, अब ये रीजन के बढ़ने के दिन है, ये रीजन अब अपने को और लंबा करेगा, तो इसको बोल देते हैं रीजन ऑफ इलोंगेशन। इसमें बहुत गलतियां होती हैं, इसको ध्यान से समझना, देखना। रीजन ऑफ इलोंगेशन इसको हम बोलते हैं, ठीक है। मेरा अजीब सा लग रहा है, इसको मैं मिटा देता हूं,
बस आप समझ जाओ कि ये रीजन ऑफ एलोंगेशन है। और ऊपर पे जो है आपका ये मैच्योर्ड रीजन है। और भाई जैसे अगर इंसान बड़ा हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो उसकी दाढ़ी मूछ आ जाती है, तो मैच्योर्ड रीजन में हमारे पास रूट हेयर्स आ जाते हैं रूट में। ये रीजन ऑफ इलोंगेशन है, ये मैच्योर्ड रीजन है। और यहां पर ये जो आपको दिख रहे हैं, दीज आर रूट हेयर्स। तो ये आपका रीजन्स ऑफ रूट है बेसिकली, ठीक है ना। तो आइए अब हम कुछ कुछ चीजें यहां पर देख लेते हैं। देखो मुझे ये बताओ, इसमें आप प्रॉक्सिमल और डिस्टल एंड किसको कहोगे? कभी भी ध्यान रखना, बायोलॉजी में प्रॉक्सिमल शब्द यूज होता है पास के लिए, और डी से होता है दूर, और डी से ही होता है डिस्टल। डिस्टल शब्द यूज होता है दूर के लिए। तो इसमें प्रॉक्सिमल क्या और डिस्टल क्या? क्योंकि भाई आप प्लांट के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो, तो इसमें से कौन सा हिस्सा प्लांट के पास होगा? सर ये हिस्सा प्लांट के पास होगा, तो इसको आपने क्या कह दिया? इसको आपने कह दिया कि सर ये पास है, यानी कि ये प्रॉक्सिमल एंड ऑफ रूट है। प्रॉक्सिमल यानी पास में है ये प्लांट के। और सर नीचे वाला हिस्सा जो है ये प्लांट से दूर होगा, तो इसको हमने कह दिया ये डिस्टल एंड है, ये दूर होगा। किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं? प्लांट के रिस्पेक्ट में, इसलिए ऐसा है। तो अगर आप ऊपर से नीचे आओगे तो आप प्रॉक्सिमल टू डिस्टल चलोगे, और अगर नीचे से ऊपर जाओगे तो आप डिस्टल टू प्रॉक्सिमल चलोगे। अरे भाई ठीक है, ये चीज हमको पता होनी चाहिए। अब आपसे कोई भी पूछ सकता है, जैसे मैं आपसे पूछ दूं कि रीजन प्रॉक्सिमल टू रीजन ऑफ इलोंगेशन, कौन सा रीजन प्रॉक्सिमल है टू द रीजन ऑफ इलोंगेशन, यानी कि इसके प्रॉक्सिमल, इसके पास में आपका कौन सा रीजन है, ठीक है। या ऐसा हम पूछ सकते हैं कि चलो ये तो आप फंस जाओगे कि इसके प्रॉक्सिमल और डिस्टल इसके रिस्पेक्ट में तो नहीं हो सकता। विच इज द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द रूट, तो आप कहोगे कि मैच्योर्ड रीजन, रीजन ऑफ मैच्योरेशन इसको बोलते हैं। मैच्योर्ड रीजन या रीजन ऑफ मैच्योरेशन इसको बोलते हैं, ये भी आप लिख दो, है ना। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आपसे लगा के पूछा जा सकता है, बस आप कंसेप्ट को क्लियर रखना। नीचे वाले में तो नहीं बनाएगा रीजन ऑफ इलोंगेशन में, क्योंकि इसके पास प्रॉक्सिमल की बात करोगे तो ये भी इसके साथ प्रॉक्सिमिटी में है और ये रीजन भी प्रॉक्सिमिटी में है, तो वो कुछ सेंस नहीं बनाएगा। लेकिन और किसी सेंस में पूछ सकता है कि जैसे सबसे प्रॉक्सिमल पार्ट कौन सा है रूट का, तो वो होगा आपका रीजन ऑफ मैच्योरेशन। सबसे डिस्टल पार्ट होगा रूट कैप। इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हो। हाँ, कुछ चीजें हम देख रहे थे, रूट हेयर्स का काम क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रूट हेयर? देखो रूट हेयर का काम क्या है कि ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है रूट के, जिसकी वजह से आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स भी इंक्रीज हो जाता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और मिनरल भी इंक्रीज हो जाता है। ये काम है रूट हेयर्स का। बात करें सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी की, किसकी बात कर रहा हूं? सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी की।
इनकी बातें यहाँ पर देख लेते हैं। देखो सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी को क्योंकि बहुत बार डिवाइड करना है रिपीटेडली, तो क्या इनके पास खाना पीना भरपूर होना चाहिए, यानी कि क्या इनके पास डेंस प्रोटोप्लाज्म होना चाहिए, अच्छा खासा सेल के अंदर कंटेंट होना चाहिए, क्योंकि ये डिवाइड करना चाह रहे हैं तो एनर्जी मिलेगी भाई। और क्या इनकी सेल वॉल थिन होनी चाहिए, क्योंकि इनको कंटिन्यूअसली डिवाइड करना है। थिक सेल वॉल होगी तो ये डिवाइड नहीं कर पाएंगे, और क्योंकि ये कंटिन्यूअसली डिवाइड करते जा रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं, तो क्या यहां पर सेल का साइज छोटा होगा? बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल होगा। देखिए देखिए ये सारी चीजें हमें यहाँ पर ध्यान में रहनी चाहिए। अब मैं कोई क्वेश्चंस यहाँ पर आपके सामने लाता हूँ, 8 से 9 क्वेश्चन हम यहाँ पर जल्दी जल्दी इसमें कवर अप करते हैं, और फिर हम यहाँ से मेरे भाई आगे को बढ़ेंगे। तो हमने रूट का जो पार्ट है वो आपका कवर अप कर लिया है। प्लीज इसकी एनसीईआरटी की रीडिंग लगा लीजिए, ठीक है। लास्ट सेशन हम एनसीईआरटी रीडिंग का ही रखेंगे, तो वहाँ वो भी क्लियर हो जाएगा, और उसमें कुछ डाउट्स रहेंगे तो। बाकी फिलहाल कुछ हम क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस है, मेरे पुराने नोट्स हैं तो मैं उनमें से कुछ क्वेश्चंस आपको दे देता हूँ। Which of the following plant root does not arise from radicle? ऑप्शन ए मैंगो, ऑप्शन बी पी, ऑप्शन सी बनियन ट्री, और ऑप्शन डी मस्टर्ड प्लांट। सेकेंड, which one is not involved in absorption of water and minerals from the soil? Reason of maturation, reason of elongation, अंडरलाइन भी कर देते हैं ना इनको। तीसरा, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, और डी रूट कैप। ठीक है, तो 2 सवाल तो ये हो गए। एक और सवाल लेते हैं। फाइंड आउट ऑड वन regarding modifications in root. A. Turnip, pneumatophore, radish,
या डी? कैरेट। भाई अगर आपने रटी है ना चीजें तो आप गलत करोगे क्वेश्चन। और मैं लिख के देता हूँ क्वेश्चन, क्योंकि कभी भी हो आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी को ज्यादा टेस्ट करता है। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। A, secondary roots originates exogenously from primary roots. B, root hairs are एपिडर्मल अपेंडेजेस। ये इसका आंसर आपको ऐसे अगले चैप्टर में मिलेगा, बट मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा यहाँ पर। ऑक्सिलरी बर्ड ट्रांसफॉर्म्स इनटू ब्रांचेस या नन ऑफ दी अबव, जिसको मैं शॉर्ट में नोटा लिख दिया करूंगा भाई। ठीक है, आई होप टू कि इतना ये क्लैरिटी आपको दे देगा। ठीक है, अब अगला पार्ट हम जो करेंगे वो स्टेम का होगा। उसके लिए आपको एक नया सेपरेट बढ़िया लेक्चर मिल रहा होगा। और उसके बाद आपकी एनसीईआरटी लीफ की तरफ ले जा रही है, तो हम लीफ को पढ़ेंगे, फिर फ्लावर, फ्रूट, सीड, इनको पढ़ेंगे। और उसके बाद ये चैप्टर आपका कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा, क्योंकि प्लांट फैमिलीज ही बचेंगी। तो 4 लेक्चर तो आपके इसी तरीके से इंगेज रहेंगे, और लास्ट के कहीं एक आधा लेक्चर का आपने देखा होगा मैंने लगभग 20-25 मिनट में चैप्टर निपटा दिया था। टाइम इसलिए लग रहा है, अगर आप क्वालिटी कंटेंट चाहते हो, है ना, तो आपको इस तरीके से फिर यहाँ पर क्वेश्चंस अगर करने हैं तो उसमें टाइम जरूर लगता है भाई। टाइम इसी चीज का है। बोला कौन सा अराइज नहीं करता रेडिकल से? रेडिकल से कौन अराइज नहीं करता? कौन सी रूट रेडिकल से अराइज नहीं करती? वो जो एडवेंटिशियस होती है। कौन सी रूट डज नॉट अराइज? तो इसमें आपको ढूंढनी है एडवेंटिशियस रूट, वो अराइज नहीं करती, है ना। रूट अराइजिंग फ्रॉम पार्ट अदर देन रेडिकल। तो मैंगो की करती है, पी की करती है, मस्टर्ड की करती है। मुझे क्या पता, मुझे तो इतना पता है, तो मस्टर्ड का मैंने पढ़ा है, मेरे को पता है डाइकोट है, तो इस पर टैप रूट होगी, है ना, तो वो अराइज करती है। मस्टर्ड पी का नहीं पता मेरे को, लेकिन मैं क्या याद करूंगा, मेरे को जैसी एडवेंटिशियस रूट आई, मेरे को भी दुनिया का कोई एग्जांपल दे दे। मेरे सिलेबस में एडवेंटिशियस रूट के भाई आपके पास 3 ही एग्जांपल हैं। मेरे सिलेबस में एडवेंटिशियस रूट के 3 ही एग्जांपल हैं, ग्रासेस, मॉन्स्टेरा, बनियन ट्री। तो मेरे को दिमाग में यही क्लिक करना चाहिए। पहला एग्जांपल मेरे दिमाग में आ जाना चाहिए ग्रासेस, दूसरा आ जाना चाहिए मॉन्स्टेरा, और तीसरा आ जाना चाहिए बनियन ट्री। अब इसमें ना आप जितना ज्यादा क्वेश्चन पढ़ोगे ना, आप उतना कंफ्यूज होगे। तो क्वेश्चन के आंसर पढ़ने से पहले अपना आंसर अपने दिमाग में रखो। इसमें से मुझे कोई भी दिख जाए मैं टिक मार दूंगा बनियन ट्री। और कोई दिख रहा है क्या इसमें से? नहीं दिख रहा, तो 2 ऑप्शन भी इसका सही आंसर नहीं है। 2 ऑप्शन मतलब कई बार ऐसा होता है कि इसमें से 2 एग्जांपल दे देता और यहाँ पर लिख देता ए एंड बी बोथ, तो ऐसा भी कुछ यहाँ पर नहीं है। Which one is not involved in absorption of water and mineral? Not involved पूछ रहा है, ध्यान रखिए। तो वाटर और मिनरल के एब्जॉर्प्शन में कौन इन्वॉल्व नहीं होगा? सर अब ये वो क्वेश्चन है जो मैंने नहीं पढ़ा है या जो आपने नोट्स में नहीं लिखा है, और ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी एज इट इज लाइन उठा के पूछ दे ऐसा तो जरूरी है नहीं, कहीं पर हमें अपना लॉजिक भी यूज करना पड़ेगा। तो आपको क्या लग रहा है इसमें से कौन सा इन्वॉल्व नहीं होगा वाटर और मिनरल के एब्जॉर्प्शन में? बिल्कुल सही सोचा आपने, रीजन ऑफ मैच्योरेशन। क्यों नहीं होगा ये इन्वॉल्व? भाई बाकी सारे रीजन नीचे लाई कर रहे हैं। सबसे दूर वाटर एंड मिनरल तो यहां होंगे ना, सॉइल में यहां होंगे।
तो नीचे ये तो एब्जॉर्ब करेंगे ही करेंगे, लेकिन रीजन ऑफ मैच्योरेशन ये आपके सॉइल से वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करने में, ये गलत हो रहा है कुछ, क्या बोल रहा हूं मैं, रीजन ऑफ मैच्योर, नॉट इन्वॉल्व मत करो, इसको इन्वॉल्व कर दो, नॉट इन्वॉल्व मत करो, इन्वॉल्व कर दो, क्योंकि ये रीजन ऑफ मैच्योरेशन में तो आपके क्या होते हैं, रूट हेयर्स होते हैं शायद, अभी तो बताया था मैंने, तो रूट हेयर्स होते हैं, तो यही तो इन्वॉल्व रहेगा, बाकी चीजें नहीं रहेंगी। ये थोड़ा सा क्वेश्चन में गड़बड़ी होगी जो प्रिंटेड था, क्योंकि उसमें मैंने प्रिंट करे हुए ही चिपकाए हैं ना, तो इस तरीके से थोड़ा सा गलत हो गया होगा, ये कहीं शीट का होगा ये क्वेश्चन किसी जगह की, गलत चल रहा है। तो नॉट इन्वॉल्व मत करना, इन्वॉल्व करना। फाइंड आउट ऑड वन रिगार्डिंग मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, मतलब मॉडिफिकेशन ऑफ रूट में ऑड कौन है, अलग सा कौन है बाकियों से। देखो टर्निप है, रेडिश है और कैरेट है, इनमें तो रूट मोटी होती है ना, इनका तो हम तना खाते हैं, तो इनकी रूट स्टोरेज के लिए मॉडिफाइड है, लेकिन न्यूमेटोफोर ऑक्सीजन के लिए मॉडिफाइड है, तो ये ऑड है। बाकी सारे किसके लिए मॉडिफाइड होते हैं, स्टोरेज के लिए। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ऑक्सिलरी बर्ड ट्रांसफॉर्म इनटू ब्रांचेस बोल रहा है, क्या ऑक्सिलरी बर्ड ब्रांचेस में ट्रांसफॉर्म करती है, बिल्कुल सही बात है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ये हमें नहीं ढूंढना। रूट हेयर एपिडर्मल अपेंडेजेस होते हैं, बिल्कुल भाई, रूट हेयर एपिडर्मल मतलब एपी मतलब आउटर, डर्मल मतलब स्किन, तो बाहर की स्किन में ही तो रूट हेयर होते हैं, उसी का एक अपेंडेजेस है, बिल्कुल सही बात है। सेकेंडरी रूट ओरिजिनेट एक्सोजीनसली फ्रॉम प्राइमरी रूट, तो ये जो स्टेटमेंट है ये पहली नजर में सही लगता है, लेकिन ये गलत है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि इनकरेक्ट ढूंढना था। इसने एक्सोजीनसली लिखा है, एक्सोजीनसली नहीं, एंडोजीनियसली, मतलब ये प्राइमरी रूट है मेरे पास, इससे सेकेंडरी रूट अंदर से ओरिजिनेट करेगी, ये बोल रहा है बाहर से ओरिजिनेट करेगी, बाहर से कहां से ओरिजिनेट कर जाएगी भाई, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया है ना। तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे, तो नन ऑफ दी अबव भी आपका आंसर नहीं हो सकता, आंसर है ए। तो इस तरीके से यहां से क्वेश्चन आपसे लेते जा सकते हैं। तो ये रहा आपका ऑल अबाउट रूट।